सभापति महोदय, महंगाई अपने चरम पे पहुंच चुकी है और इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता, कुछ ऐसा प्रतीत होता नहीं दिखता जिससे महंगाई थोड़ी भी कम होती दिखती। माताएं बहनें गैस की टंकी का सपना देख रही थी कि कुछ कम होगी, लेकिन उसमें भी कोई प्रावधान नहीं किया गया। राजकोष का घाटा 2011-12 में 1.86% था, जो बढ़कर 2023-24 में 4.02 हो गया और आज 4.11 का अनुमान है। 8% हम ब्याज देंगे और 8% ही हम किस्त अदा करेंगे। इस हिसाब से 60,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष हम केवल लोन को चुकाने के लिए खर्चा करेंगे। सभापति महोदय, इतना लोन लेने के बाद भी हम 200 करोड़ रुपया हवाई जहाज में, 20 करोड़ रुपया मंत्रियों के बंगलों के रिजर्वेशन में और 10 करोड़ रुपया नई गाड़ियों में खर्चा कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से बड़ा चिंतनीय है। जहां पिछले वर्ष 6,000 रुपया एक व्यक्ति पर कर्जा था, आज बढ़कर लगभग 50,000 करोड़ रुपये हो गया है। हमने पिछली बार सुना था कि सरकार ने बोला था कि 1 लाख लोगों को, 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन कहीं भी 1 लाख लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलता हुआ कहीं भी दिखा नहीं, न प्रतीत हुआ। बात हुई सड़कों की, हमारे कई वरिष्ठ जनों ने सड़कों की बात करी, पुलों की बात करी। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उसके कई गांवों में आज भी सड़क नहीं है। कालाखेत, पाल, झिनिया ऐसे हमारे गांव है जहां आज भी सड़क नहीं पहुंच पाई है और बातें हो रही हैं हर गांव में सड़क पहुंचाने की। प्रदेश में निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं में लोक निर्माण विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है, लेकिन हमारे विधानसभा के जौरा और कैलाश में नया रेलवे का काम चल रहा है, जिसमें इतनी अव्यवस्था है कि जिसकी कहीं नहीं जा सकती। कई दिनों से, 2-3 वर्षों से वहां पर अंडरब्रिज के लिए लोग मांग कर रहे हैं, धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी आज तक सुनवाई नहीं हुई है। सभापति महोदय, 299 किलोमीटर का अटल प्रगति पथ बनने की इसमें बात हुई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के लोग कई दिनों से धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। जहां पहले उसका अलाइनमेंट हो चुका था, उस अलाइनमेंट को चेंज करके बीएड पे पहले अलाइनमेंट था, फिर वो अलाइनमेंट अब ऐसी जगह हो रहा है जहां से बहुत अच्छी कृषि होती है, बहुत अच्छा किसानों का काम चलता है, लेकिन वापस से अलाइनमेंट बदला नहीं जा रहा है। इसका पूरा संबद्ध क्षेत्र विरोध कर रहा है। अभी तक ये योजना धरातल पर नहीं आई है, लेकिन आपने इसका बजट भी बना दिया है और उसमें लिख दिया है, जिसका मैं पूर्ण रूप से असहमत हूं। सभापति महोदय, पेयजल की बात की गई। हमारे विधानसभा में, जैसा कि आपने भी कहा था कि नल जल योजना की, मैं आपके क्षेत्र में जाके देखें, और मैं आपको कहता हूं कि आप मेरे क्षेत्र में आके दिखाइए कि एक भी घर में पानी मिल रहा है क्या नल जल योजना से। एक भी टंकी से पानी हमारे किसी भी व्यक्ति को नहीं मिल रहा। सब जगह सड़कें खुदी हुई हैं, एक भी पंचायत में पूरा काम नहीं हुआ है। यहाँ पे मैं आपको बहुत ईमानदारी और विश्वास से बात कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे मुरैना क्षेत्र को बिल्कुल अछूता कर दिया गया है। कोई भी एक भी योजना हमारे मुरैना क्षेत्र में नहीं दी गई है। पिछले दिनों गर्मी के मौसम में हमारे क्षेत्र में केवल 2 या 3 घंटे बिजली आती थी, 20-20 घंटे बिजली नादाद रही है, लेकिन पूरे बजट में मुरैना क्षेत्र को बिल्कुल ही छोड़ दिया गया है। ऐसे ही नवीनीकरण योजना ऊर्जा में नीमच, आगर और शाहजहांपुर में जो 550 मेगावाट के और 500 मेगावाट के आपके सोलर प्लांट बन रहे हैं, उनकी चर्चा कर ली गई, लेकिन पहाड़गढ़ में जो घोषित 1200 मेगावाट सोलर प्लांट बन रहा है, जिसके लिए कई बार हमने सुन लिया, लेकिन उसको आपने बजट में नहीं लिया। यहां पर मेरा आपसे असहमति है और आप इसकी ओर ध्यान दीजिए। ऐसे ही हमारी कोटा बैराज नहर है जो टूटी फूटी पड़ी हुई है, कई दिनों से हमने भी शिकायत करी है कि किसानों को पूर्ण रूप से पानी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उसके बारे में इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है। सभापति महोदय, हमारे किसान फसल बोने का काम चल रहा है, लेकिन डीएपी कहीं भी नहीं मिल रही है। कई फोन दिन भर सुबह से शाम तक आते रहते हैं, लेकिन हम डीएपी की उनके लिए उपलब्धता नहीं कर पा रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इस ओर भी ध्यान दिया जाए। सभापति महोदय, मुख्यमंत्री सहकारी दूध उत्पादक प्रोत्साहन योजना की इसमें बहुत चर्चा की गई, लेकिन हमारे ग्वालियर चंबल क्षेत्र में आपका एकमात्र प्लांट है सांची का, जो
पूरी तरीके से उसको बर्बाद कर कर बेचने की पूरी प्लानिंग कर ली दी गई है, लेकिन आपके द्वारा इसमें एक बार भी उसका उल्लेख नहीं किया गया। बहुत कम पैसे में वो वापस से जीवित हो सकती है, चल सकती है, रोजगार देती है, कई लोगों को रोजगार देती है, कई पशुपालकों के लिए जीवनदायिनी है, लेकिन अधिकारियों ने मिलकर उसको बर्बाद कर दिया है। इसके लिए कोई भी यहाँ पर प्रावधान नहीं किया गया। मेरा अनुरोध है आपसे प्रावधान करें। गौशाला बंद पड़ी हुई है, गौशालाओं की बहुत बात करी हमारे कई माननीय सदस्यों ने। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे जौरा क्षेत्र में, हमारे मुरैना क्षेत्र में ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन मुझे एक नए गाय एक्सीडेंट में मरी हुई नहीं मिले हो। ऐसे एक भी दिन नहीं है। एक भी गौशाला पूरे मुरैना जिले में काम नहीं कर रही है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, लेकिन यहाँ पर आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ली, धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है। हम 5 मिनट से आगे ऐसे ही सभापति महोदय, मेरा क्षेत्र का मामला है। स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत सारी बातें हुई। हमारे अस्पतालों में न डॉक्टर है, न नर्स है, न बिल्डिंग है। हमारे जोरा क्षेत्र में कई सारे ऐसे बने हुए हैं जहां पर पशु बंद रहे हैं, लेकिन वहां पर कोई डॉक्टर आज तक नहीं पहुंचा है। हमारे कैलारस में हमारे माननीय अध्यक्ष जी घोषणा करके आए थे, जब वो सांसद हुआ करते थे और मंत्री हुआ करते थे, कि यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया जाएगा। आज तक ऑक्सीजन प्लांट के वहां पर कोई काम नहीं हुआ है। सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में एक गांव है परसोटा, उसमें लगभग 50 लोग कैंसर की बीमारी से मर गए। मैंने कई बार सूचना दी है प्रशासन को, लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी ने, किसी भी वरिष्ठ जन ने वहां जाकर कोई भी, आज भी 100 लोग कम से कम गंभीर बीमारी कैंसर से पीड़ित हैं, लेकिन आज तक आपके विभाग का कैंसर स्वास्थ्य विभाग का कोई भी कर्मचारी अधिकारी वहां पर जाकर उसने खोज खबर नहीं ली है। आपकी आयुष्मान योजना पूरी तरह से फेल हो चुकी है। हमारे यहाँ दिन भर में कम से कम 1500 लोग आते हैं जो केवल आयुष्मान योजना में मदद करने की बात करते हैं। अपनी बात सभापति महोदय, 3000 की घोषणा करी आपने, वो आपकी बिल्कुल योजना फेल है। आंगनवाड़ियों में हमारे यहाँ लगभग 200 जगह आंगनवाड़ियों की घोषणा कर चुके हैं आप लोग, लेकिन वहां पे आंगनवाड़ी की बिल्डिंग भी नहीं बना के दी है आपने। हमारे यहाँ 50 गांवों में स्कूल नहीं है। पेड़ के नीचे किराए की जगह पे स्कूल बनाए जाते हैं, और यहाँ पे हम सीएम राज की बात कर करके अपनी छाती को ठोक रहे थे, लेकिन किसी लोगों ने उन लोगों की, उन गरीब बच्चों का ध्यान नहीं दिया जहां पर पेड़ के नीचे बरसात में और गर्मी में बच्चे पढ़ रहे हैं। सभापति महोदय, हमारे यहाँ एक कॉलेज की घोषणा हुई, स्टाफ के रूप में कुछ भी नहीं है, न बिल्डिंग है, न स्टाफ है, न कोई फैकल्टी है। उस बारे में भी आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ। और सभापति महोदय, बहुत गंभीर विषय है कि हमारे मुरैना क्षेत्र से, चंबल क्षेत्र से सबसे ज्यादा लोग सेना में आते हैं, फौज में आते हैं और अपनी शहादत देते हैं। ऐसा कोई साल नहीं आता जिसमें वहां पर शहादत का कोई हमें सम्मान नहीं मिलता हो। लेकिन आज तक कई घोषणा कर चुके, कई सरकारें घोषणा कर चुकी कि हम यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे, हम युवाओं के लिए ऐसे योजनाएं बनाएंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा वहां से लोग निकल सके। लेकिन आज तक आपकी सरकार ने, और इस बजट में भी आपने हमारे युवाओं के लिए, चंबल क्षेत्र के युवाओं के लिए कोई भी काम नहीं किया है। मैं आपको यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आपने बात करी जनमन योजना की, मैं सदन में कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के आदिवासी आज भी प्यास से क्या मर रहे हैं। मैंने अभी 48 जगह के हैंडपंप की मांग करी, लेकिन आज तक जनमन योजना से भी उसमें कोई काम नहीं किया गया। गृह विभाग की बात करते हैं, आपके पुलिस के अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास गाड़ी नहीं है अपराधियों को पकड़ने के लिए। रोज घटनाएं हो रही हैं, कभी ट्रैक्टर चोरी हो रहे हैं, कभी गाड़ियां चोरी हो रही हैं, लेकिन आपका पुलिस प्रशासन गाड़ियों की और स्टाफ की कमी का कोई काम नहीं कर रहा है। मैं आपका इन तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और केवल एक बात और रह गई है, बड़ा सामाजिक न्याय की एक बात है, बाकी सारी बातें हो गई। जो हमारे विकलांग साथी हैं, जो विकलांग हैं, वो सर्टिफिकेट के लिए भटकते रहते हैं, उनको मिलता नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध निवेदन है कि कोई भी शौक से उसे 3 व्हीलर पे बैठना नहीं चाहता, ऐसी कोई व्यवस्था की जाए कि बड़ी आसानी से विकलांगों को ट्राइसाइकिल मिल सके। धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पे बोलने का अवसर दिया है। माननीय सभापति महोदय, ये जो बजट आदरणीय जगदीश देवड़ा जी के कुशल नेतृत्व में और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल मार्गदर्शन में जो हम सब लोगों को मिला है, निश्चित तौर पर यदि इस बजट की बात करें तो ये समग्र विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास को समाहित करते हुए ये बजट है। जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिस तरह की जो बात आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हम 2015 के समय अर्थव्यवस्था के रूप से
भारत 7वीं अर्थव्यवस्था पे था। 2022 में हम 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में आ गए हैं। बाकी रिपोर्ट के आधार पर हमें ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि 2025 में हम विश्व के चौथे अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बना रहे हैं और 2029 तक शायद भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में शक्तिशाली एक ऐसा देश बनने वाला है। ठीक उसी तरह 2002-3 में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। इस बीमारू राज्य के बारे में यदि मैं बात करूं तो इसकी यदि स्पेलिंग के बारे में यदि मैं बात करूं तो इसकी स्पेलिंग हुआ करती थी BIMARU और बाद में बीच में उसमें O भी हुआ करता था, लेकिन उड़ीसा को उससे हटा दिया गया था। लेकिन आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि BIMARU की यदि आप बात करेंगे तो उसमें बिहार है, मध्य प्रदेश है, आसाम है, राजस्थान है और उड़ीसा को हटाने के कारण उसमें उत्तर प्रदेश है। और मुझे गर्व से यह कहते हुए प्रसन्नता है कि इन सारे राज्यों को बीमारू से ऊपर उठाने का काम किया है, इसलिए हो पाया है कि इन सारे राज्यों में